नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी हाल में ही यूकेपीएससी के द्वारा आरओ की प्रारंभिक परीक्षा की डेट को फाइनलाइज कर दिया गया है 23 जनवरी को। आयोग के द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के कुल 17 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था और अब इसकी प्रारंभिक परीक्षा की डेट को फाइनलाइज कर दिया गया है 23 जनवरी को। अगर आपने भी यह फॉर्म भरा है तो इसकी तैयारी में कोई भी कोर कसर ना छोड़ें। एक माह से कम का समय रह गया है, लेकिन आप अच्छी तैयारी के साथ इसके प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। कल हमने एक वीडियो अपलोड करी थी आरओ की प्रिपरेशन से संबंधित। उसमें बताया गया है कि क्या इसका सिलेबस रहेगा, क्या इसकी परीक्षा का पैटर्न रहेगा। आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों आज हम इसके सिलेबस और इसके पैटर्न पर आधारित एक पूर्व परीक्षा का पेपर लेकर आए हैं जो कि बिल्कुल इसके सिलेबस पर आधारित और ऐसा ही पेपर 23 जनवरी को आएगा। तो इस पेपर को बिल्कुल भी मिस ना करें, इसको जरूर पूरा देखें। इसके अलावा उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा के लिए भी यह पेपर अति उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि आयोग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हो चाहे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, दोनों अपने प्रश्नों को रिपीट करते हैं। एक पेपर से प्रश्न उठाते हैं, दूसरे पेपर में डालते हैं। तो ये वीडियो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे उत्तराखंड पीसीएस की, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पेपर को जरूर पूरा देखें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे एक पूर्व परीक्षा का पेपर। दोस्तों ये परीक्षा का पेपर है एआरओ परीक्षा का पेपर, जो कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के अंतर्गत दोस्तों एआरओ की जो पदों की भर्ती आई थी उसकी प्रारंभिक परीक्षा का दोस्तों ये पेपर है। इसमें कुल मिला के 200 प्रश्न हैं और इसका जो सिलेबस और पैटर्न है बिल्कुल आपके आरओ की जो परीक्षा होने वाली है 23 जनवरी को उस पर आधारित है। इसमें कोई भी प्रश्न रीजनिंग और मैथमेटिक्स का नहीं रहेगा, सारे प्रश्न जनरल स्टडी पर आधारित रहेंगे। सिलेबस मैंने आपको आरओ वाली वीडियो में बता दिया है, वहां आप सिलेबस देख सकते हैं। आज उसी सिलेबस पर आधारित एक पेपर आपको यहां पर सॉल्व करवाया जाएगा, तो इस पेपर को जरूर पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें प्रश्न आए हैं। देखिए पहला प्रश्न है, करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के कॉरिडोर पश्चिमी पंजाब के किस जिले में अवस्थित है? यानी कि पाकिस्तान, पश्चिमी पंजाब का जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान है। तो जो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के कॉरिडोर हैं वो किस जिले में अवस्थित है? दोस्तों ये है नारोवाल में अवस्थित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 एएफसी एशियन कप फुटबॉल का आयोजन किस देश में किया गया? अब ये तो उस समय का प्रश्न है, तो ये यूएई में किया गया था। प्रत्येक 4 साल में दोस्तों इस प्रतियोगिता का आयोजन होता है। 2023 में होगा अगला, और ये होगा चाइना में। ठीक है, 2023 में होगा और कहाँ होगा? चाइना में होगा। पहले ये साउथ कोरिया में होने वाला था, लेकिन उसने अपना नाम वापस ले लिया, अब चाइना में होगा। ठीक है, अगला देखिए, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मृणाल सेन जिनका निधन 30 दिसंबर 2018 को कोलकाता में हो गया, उनकी आयु कितनी थी? तो ये 95 वर्ष के थे जब इनका निधन हुआ था। तो ये उस समय का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। इसरो के अध्यक्ष ने इसरो कर्मचारियों के नाम नए साल 2019 के संदेश में वर्ष 2019 के लिए कितने स्पेस मिशन का लक्ष्य रखा है? तो ये दोस्तों उस समय का प्रश्न है। तो उस समय के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर है 32। ठीक है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अभी 14 का रखा गया है। ठीक है, ये सभी क्या है? मानव रहित है। ठीक, एक इन्होंने मानव सहित का भी किया था, लेकिन कोरोना के कारण उसको अभी एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, तो अभी कितना रखा गया है? 14 का रखा गया है। और कौन है इसरो के अध्यक्ष? के सिवान। ठीक है, ये आप चीजें बिल्कुल अच्छे से याद करके जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमोस ओज जिनकी मृत्यु 28 दिसंबर 2018 को हुई थी, कौन थे वो? इजरायली लेखक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में वर्तमान आम चुनाव के लिए मतदान कब हुए? अब ये प्रश्न वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी हाल में ही जहां जहां मतदान हो रहे हैं जिन जिन देशों में, आप उनको याद कर सकते हैं। तो ये 30 दिसंबर 2018 को हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ही आपातकालीन नंबर 112 लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? और देखिए इसके आने की संभावना रहेगी हिमाचल प्रदेश, और ये आ भी चुका है। 112 आपातकालीन नंबर है इनका, 112, ये लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, अगला देखिए, किस शहर में जनवरी 2019 में वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल का आयोजन हुआ? तो ये कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था चंडीगढ़ में।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पहलाज निहलानी की जगह किसने ली? केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसकी जगह ली है प्रसून जोशी ने, अभी भी यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर 2018 के लिए भारतीय प्रविष्टि हेतु किस फिल्म को नामांकित किया गया? तो उस समय का प्रश्न है, न्यूटन को अभी फिलहाल किसी को भी नामांकित नहीं किया गया, 14-15 फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया, अभी भेजी जाएगी। ठीक है, पिछले साल की बात करें तो वो थी गली बॉय। ठीक है, तो हो सकता है कि गली बॉय पर आ जाए प्रश्न। ठीक, तो अभी तो फिलहाल शॉर्टलिस्ट की गई हैं कुछ फिल्में, जैसे शेरनी आई थी और इसके बाद उधम सिंह, तो इन पर कुछ फिल्मों के नाम वहाँ पर चले। इसके अलावा साउथ की भी कुछ फिल्में ऐड की गई हैं, तो उनमें से किसी को भेजा गया जाएगा, अभी फिलहाल किसी को नहीं भेजा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में किस तिथि से जीएसटी लागू हुआ? एक ये प्रश्न ऐसा कि जो बार बार आता रहता है, और हमने आपको बताया भी है, 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू हुआ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये क्या है? एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। वैट को इसने प्रतिस्थापित किया है, वैल्यू एडेड टैक्स, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, 30 तरह के इन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स को समाप्त करके उनके बदले जीएसटी लागू कर दिया 1 जुलाई 2017 से इंडिया में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? इसका संबंध है दोस्तों प्रतिरक्षण से, यानी इम्यूनाइजेशन से। ठीक है, तो प्रतिरक्षण से दोस्तों संबंधित है इंद्रधनुष। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली ट्रेन, बुलेट ट्रेन, किन शहरों के बीच में चलेगी? तो ये गुजरात के अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये प्रश्न आ भी सकता है क्योंकि अब जनवरी आने वाला है, तो 25 जनवरी को ये मनाया जाता है। निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कभी भी नहीं रहे? मनमोहन सिंह रहे हैं, विमल जालान रहे हैं, उर्जित पटेल रहे हैं, लेकिन मोंटेक सिंह आहलूवालिया नहीं रहे। ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2020 ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? अब आपको पता है भाई, ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? टोक्यो में। इसमें भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? ठीक है, कितने टोटल पदक जीते, ये बिल्कुल पढ़ के जाना। ठीक है, और अब 2024 की बात करी जाए तो वो फ्रांस पेरिस में होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, रेणुकाजी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए कितने राज्यों ने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो जो रेणुकाजी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है दोस्तों, इसके लिए 6 राज्यों के द्वारा समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, हालांकि आयोग ने इसको बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन दोस्तों ये 6 राज्य ही हैं जिनके बीच में मतलब जिनके बीच में क्या हुआ था, एमओयू पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, वो जो 6 राज्य हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नई दिल्ली। ठीक है, तो ये 6 राज्य ही हैं। आगे देखते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन अभियान कौन सा है? www यानी कि वेब वंडर वुमन। ठीक है, वेब वंडर वुमन इनके द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन अभियान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि में योगदान के लिए प्रथम वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज किसे प्रदान किया गया? ठीक है, तो भाई भारतीय कृषि में योगदान के लिए प्रथम वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज किसको दिया गया था? MS स्वामीनाथन को। ठीक है, MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, किसे यूनिसेफ द्वारा भारत की सबसे पहली यूथ एम्बेसडर बनाया गया है? तो वो है हिमा दास। ठीक है, अभी उस समय के प्रश्न हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हुए चले आते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे हमेशा 28 फरवरी को बनाया जाता है। ठीक है, डॉक्टर CV रमन के उपलक्ष्य में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं रहे? तो भाई कौन नहीं रहे हैं? नित्यानंद स्वामी नहीं रहे, क्योंकि ये उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे अंतरिम। ठीक है, चलिए, ग्लोबल सोलर काउंसिल का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन बना? ठीक है, तो ये अच्छा प्रश्न है। तो ये पहला तो हमेशा पहला ही रहेगा। तो वो कौन बना दोस्तों? वो बना प्रणव R मेहता। ग्लोबल सोलर काउंसिल का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन बना था दोस्तों? ये बना था प्रणव R मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, निम्न में से कौन यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है? एक बहुत अच्छा प्रश्न है, उस समय पर काफी चर्चा में भी रहा था। यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने वाला पहला राज्य सिक्किम।
ठीक है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब क्या होता है कि दोस्तों एक राज्य अपने हमारे जो नागरिक होते हैं उनको क्या करता है, मिनिमम आय देता है, प्रदान करता है सब्सिडी के रूप में, ठीक है। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम उसको बोला जाता है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट बाहर चलता है, लेकिन सिक्किम देश का पहला राज्य बनने जा रहा था, तो ये इसका राइट आंसर है सिक्किम, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम। भारत के किस राज्य में गंगा जल प्रोजेक्ट शुरू किया गया? तो भारत के किस राज्य में गंगा जल प्रोजेक्ट शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में। भारतीय पैनोरमा फिल्म उत्सव 2019 किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये कहाँ आयोजित किया गया था? उस समय की बात है दोस्तों, ये उस समय नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अभी की बात चलेगी तो पणजी में, ठीक है। पणजी कहाँ है? गोवा में, ठीक है। तो गोवा में आयोजित किया गया है, अभी का फिलहाल आप ये याद करेंगे, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा 1000 बार आपको बता रखा है, किसका निर्माण, इसका निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। अच्छा, देखते हैं अगला प्रश्न। कुतुबुद्दीन के शासनकाल में राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है लाहौर, ठीक है। हालांकि आयोग के द्वारा इसको डिलीट किया गया, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों डिलीट किया गया भाई। कुतुबुद्दीन का शासनकाल 4 साल का था, कम का था, तो उस समय पर इन्होंने राजधानी अपनी लाहौर ही बनाई थी, और लाहौर में ही उस समय पर चौगान, जिसको कि पोलो बोला जाता है आज के ज़माने में, वो खेलते हुए घोड़े से गिर गए थे, उसके इनसे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो लाहौर ही इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब कोई और आंसर है तो मुझे कमेंट में बताए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। इसके बाद देखिए, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी? तो अकबर के शासनकाल में की थी। ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। अमीर खुसरो संगीतकार थे क्या? एवं एक क्या थे? सूफी संत भी थे भाई, फारसी और हिंदी लेखक भी थे, संगीतकार मतलब सॉरी इतिहासकार एवं विद्वान भी थे, ठीक है। तो यानी कि ये सभी थे, ठीक। अगला देखते हैं, बंगाल शासन के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? वो थे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। चलिए, 1918 में अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ठीक है। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? यहां पर ध्यान रखना, भारतीय बात चल रही है, ठीक है। तो प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं हो रही है यहाँ पर, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात हो रही है, तो श्रीमती सरोजनी नायडू। चलिए, धर्म जनता के लिए अफीम की तरह, ये स्टेटमेंट कई बार रिपीट हो चुका है, कार्ल मार्क्स के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है। उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या है दोस्तों? वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है। उदारवाद का मूल सिद्धांत है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन का पहला भारतीय सदस्य कौन था? ये प्रश्न तो कितने बार आ चुका है। दादा भाई नेहरू हाउस ऑफ कॉमन का पहला भारतीय सदस्य बने थे, ठीक हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पे भारत में समानता सरकार सर्वप्रथम कहाँ बनाई गई थी? तो ये बलिया में बनी थी। ये भी एक ऐसा प्रश्न है जो कि कई बार आ चुका है। तो भारत में समानांतर सरकार भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर सर्वप्रथम बलिया में बनाई गई थी। इसके बाद सेतु बंधे की रचना किसके द्वारा की गई थी? ये दोस्तों प्रवर सेन द्वितीय के द्वारा की गई थी। ये प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन एवं पोप के मध्य हुए समझौते को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, अब आपके सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री भी है इसमें, तो थोड़ा बहुत आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी। हालांकि आप इसको छोड़ भी सकते हो, इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि इतना जरूरी नहीं मैं मानता। इसके लास्ट में मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ आई थी, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि बहुत अगर लंबी पड़ती है वर्ल्ड हिस्ट्री तो आप उसको छोड़ दीजिए। आप इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री पढ़ लीजिए, इंडियन हिस्ट्री में आप आधुनिक भारत का इतिहास भी पढ़ लीजिए, तो आपको काफ़ी फायदा मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इसका है कानकोडेट, ठीक है। तो नेपोलियन और पोप के मध्य जो समझौता हुआ था वो कानकोडेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका शैलाश्रय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये तो हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। चलिए, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए, इसकी जानकारी किस लेख में मिलती है? ये प्रश्न भी देखिए आ चुका है, ठीक है। तो ये प्रश्न का आंसर क्या है? अयोध्या अभिलेख। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे, तो इसकी जानकारी अयोध्या अभिलेख से हमको मिलती है। अब देखिए, फ्रांस में बुर्बो वंश की स्थापना किसने की थी? तो फिर से वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो ये है हेनरी चतुर्थ, ठीक है। अगला देखिए, लास्ट जजमेंट के चित्रकार कौन थे? तो लास्ट जजमेंट के चित्रकार थे माइकल एंजेलो, ठीक है। आधुनिक काल का चाणक्य किसको बोला जाता है? तो मैकियावेली को दोस्तों आधुनिक काल का चाणक्य बोला जाता है, ठीक। आगे देखते हैं, नाइब ए मुमलिकत का पद किसके शासनकाल में सृजित किया गया? नाइब ए मुमलिकत का पद किसके शासनकाल में सृजित किया गया? तो ये किया गया था बहराम शाह के शासनकाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 2001 से 2011 के मध्य भारत में निम्नलिखित प्रदेशों में किस प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? मतलब कहाँ सबसे कम जनसंख्या बढ़ी है? तो वो कहाँ बढ़ी है? नागालैंड में, 2001 से 2011 के दौरान,
चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बसंतकालीन गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो वो उत्तरी डकोटा जगह है जो कि बसंतकालीन गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है यूएसए में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों में पीर पंजाल श्रेणी किस मुख्य श्रेणी में स्थित है? हिमालय की। ठीक है, तो ये किस में अवस्थित है पीर पंजाल दोस्तों? ये लघु हिमालय श्रेणी में अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और बहुत बार ये आता भी है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है। ठीक है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में सर्वाधिक कोयले का भंडार कहाँ पाया जाता है? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, झारखंड। ठीक है, झारखंड में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से पंचमढ़ी हिल स्टेशन कहाँ अवस्थित है? अगेन रिपीट क्वेश्चन, सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा में ये अवस्थित है। चलिए, निम्नलिखित में से किन द्वीपों को जापान की चावल की कटोरी के नाम से जाना जाता है? तो होन्शु को माना जाता है जापान की चावल की कटोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की कृषि की प्रमुख विशेषता है? उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो यहाँ पर गहन कृषि की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। हुदहुद चक्रवात भारत में निम्नलिखित तटीय प्रदेशों में किससे संबंधित था? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो आंध्र तटीय प्रदेश में हुदहुद चक्रवात आया था उस समय पे। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित मध्याह्न रेखाओं में से ग्रीनविच माध्य समय कहाँ से लिया जाता है? ग्रीनविच माध्य समय कहाँ से लिया जाता है दोस्तों? 0 डिग्री से। ठीक है, इसमें तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में महान झील परिक्षेत्र के प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्रों क्षेत्रों को पहचानना है। ठीक है, तो प्रमुख लौह अयस्क केंद्र, जैसे आपने मेसाबी रेंज से सुना होगा, तो डुलुथ, यहाँ पर आपको मेसाबी दिख रहा है और तो कहीं है नहीं ना, तो डुलुथ, मेसाबी और वर्मिलियन, तो ये क्षेत्र है यूएसए के जहां प्रमुख लौह अयस्क पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सस्य संयोजन सूचकांक ज्ञात करने के लिए निम्न विधि का सर्वप्रथम उपयोग किया था? डेल्टा बराबर अंडर रूट समीशन डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन। ठीक है, तो सस्य संयोजन सूचकांक, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंग्लिश में बोला जाता है क्रॉप कॉम्बिनेशन इंडिसेस। ठीक है, तो क्रॉप कॉम्बिनेशन इंडिसेस का प्रयोग सबसे पहले जेसी वेबर के द्वारा किया गया था। ठीक है, जेसी वेबर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है दोस्तों? वो है बिहार में, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व। ठीक है, अगला देखिए। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में बोकारो लौह एवं इस्पात संयंत्र है? बोकारो, रिपीट क्वेश्चन, झारखंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देशों में तकलामाकन मरुस्थल अवस्थित है? तकलामाकन मरुस्थल चाइना में अवस्थित है। ठीक है, अगला जेनोवा। जेनोवा निम्नलिखित देशों में से किस एक देश का प्रसिद्ध एवं प्रमुख बंदरगाह है? तो ये इटली में अवस्थित है। ठीक, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में इंदिरा गांधी भव्य या सुपर तापी शक्ति परियोजना अवस्थित है? तो ये हरियाणा में अवस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। हांग हो, जिसको चीन के शोक के नाम से जानी जाती है नदी, निम्नलिखित में से किस में गिरती है? तो पीला सागर में गिरती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित हिमालय की घाटियों में किस में सिपकिला दर्रा अवस्थित है? सिपकिला दर्रा कहां पर अवस्थित है दोस्तों? ये सतलज घाटी में अवस्थित है, सिपकिला दर्रा। ठीक है, तो सिपकिला दर्रा कहां पर अवस्थित है दोस्तों? ये सतलज घाटी में। तो हिमालय की सतलज घाटी में ये सिपकिला दर्रा अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो ये तो पता ही है, प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? लॉर्ड मैकाले।
ठीक है। तो यहाँ पर से आपकी लीगल हिस्ट्री भी कवर हो जाती है, क्योंकि ये हिस्ट्री में तो आता ही है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे प्रश्न वहाँ से भी बन जाएंगे। ठीक है। लीगल ग्रॉसरी और लीगल हिस्ट्री से भी काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन लीगल हिस्ट्री ऑलमोस्ट हिस्ट्री में भी कवर हो जाती है। तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि आधुनिक भारत का इतिहास बहुत अच्छे से पढ़ के आप जा सकते हैं। ठीक है। भारत का जो संवैधानिक विकास है वहाँ से भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ से भी आपकी कई सारी लीगल हिस्ट्री कवर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है थोड़ा सा अलग। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा संदेह है। संदेह इसलिए है क्योंकि ये कोई भी आंसर राइट नहीं है, और वैसे भी आयोग के द्वारा इसको डिलीट कर दिया गया था। ठीक है। तो मैं आपको बताऊं तो 22 मार्च 1942 1942 यहाँ पर क्रिप्स मिशन भारत आया था। ठीक है। तो 22 मार्च से 11 अप्रैल तक रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या है? 22 मार्च 1942। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, फिर आयोग के द्वारा इसको डिलीट करके बोनस मार्क्स दे दिया गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा मद्रास व बंबई में रिकॉर्ड्स न्यायालय स्थापित करने की अधिकारिता सम्राट को प्रदान करने का अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है। तो ब्रिटिश संसद के द्वारा मद्रास व बंबई में रिकॉर्ड्स न्यायालय स्थापित करने की अधिकारिता सम्राट को प्रदान करने का अधिनियम 1797 में पारित किया गया। ठीक है। 1797। ठीक है। किस वर्ष मुगल बादशाह शाह आलम ने कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की? ठीक है। तो भाई ये बड़ा अच्छा प्रश्न है और बार बार आ चुका है, 1765 में। ठीक है। मुगल बादशाह शाह आलम के द्वारा कंपनी को बंगाल की दीवानी 1765 में दी गई, बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है। 1764 में हुआ था ना। निम्नलिखित में से कहाँ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट सृजित की गई? तो ये कोलकाता में सृजित की गई। ये तो कई बार आ चुका है। बंबई में भूमि अधिग्रहित करने वाले यूरोपीय राष्ट्रों में पुर्तगाली सर्वप्रथम रहे थे। तो बंबई में सबसे पहले इन्होंने भूमि को अधिग्रहित किया था और पुर्तगाली थे ये सर्वप्रथम। तो इन्होंने कब किया था ये प्रश्न पूछा गया है। 1534 में इनके द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब दोस्तों ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, ये लीगल ग्रॉसरी से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं कुछ कुछ बीच बीच में। देखिए जी क्या है, रेनवाई का सिद्धांत किससे संबंधित है? रेनवाई का सिद्धांत। ठीक है। तो यहाँ पर आप बस इनको भी पढ़ लीजिए, हो सकता है कि इसी में से कुछ आ जाए। इनके मैं आंसर आपको बता देता हूँ। तो रेनवाई का सिद्धांत है दोस्तों, ये व्यक्तिगत अंतर्राष्ट्रीय विधि से है। ठीक है। व्यक्तिगत अंतर्राष्ट्रीय विधि। ठीक। इसके बाद देखिए, निम्न में से किस चार्टर के अंतर्गत भारतीय न्यायालयों से इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल में अपील करने की शुरुआत की गई? तो कौन सा चार्टर था जिसके अंतर्गत भारतीय न्यायालयों से इंग्लैंड के प्रिवी काउंसिल में अपील करने की शुरुआत की गई? तो ये था 1726 का चार्टर। ठीक है। अभी कुछ प्रश्न लीगल हिस्ट्री और लीगल ग्रॉसरी के क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए, लैक्स लोकाई रिपोर्ट प्रस्तुत करी। लैक्स लोकाई रिपोर्ट, तो ये प्रथम विधि आयोग के द्वारा की गई। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोल्ट्री कोर्ट मामलों से संबंधित था। चोल्ट्री कोर्ट मामलों से संबंधित था। तो ये था छोटे मोटे विवादों से। ठीक है। छोटे मोटे जो वाद होते हैं उनसे संबंधित था। ठीक है। 1772 में न्यायिक योजना के अंतर्गत स्थापित सदर निजाम अदालत में एक भारतीय जज भी शामिल होता था, जिसे कहते थे, क्या कहते, क्या कहा जाता था उसको दोस्तों? उसको बताया जाता था दरोगा ये अदालत। 1772 में न्यायिक योजना के अंतर्गत स्थापित सदर निजाम अदालत में जो भारतीय जज होता था उसको दरोगाई अदालत बोला जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, न्यायमित्र वह व्यक्ति है जो स्वेच्छा से अथवा निम्नलिखित में से किसी के आमंत्रण पर न्यायिक कार्रवाइयों में न्यायालय की सहायता करता है। तो न्यायमित्र कौन है? वो है न्यायालय के। ठीक है। तो न्यायमित्र वो व्यक्ति है जो कि स्वेच्छा से अथवा निम्नलिखित में से किसी के आमंत्रण पर न्यायिक कार्रवाई में न्यायालय की सहायता करता है। तो न्यायालय के। ठीक है। तो न्यायालय के, ठीक है, तो न्यायालय के कार्यों में सहायता करता है। ठीक है। तो क्या हुआ? न्याय मित्र। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेस इप्सा लोक्यूटर ये सूत्र किसको इंगित करता है? तो ये दोस्तों लीगल ग्रॉसरी से आ रहा है। इसका मतलब है घटना स्वयं प्रमाण है। ठीक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सूत्र यूबी जस ईबी रेमेडियम, ये किसको इंगित करता है? ये इसको इंगित करता है जहां अधिकार है वहां उपचार है। यूबी जस ईबी रेमेडियम। ठीक, अगला देखिए, उपशमन का अर्थ है, उपशमन का क्या अर्थ है? उपशमन का अर्थ क्या होता है? ये होता है कम कर देना। ठीक है, उपशमन का क्या अर्थ है? कम कर देना। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, उपमत होना से क्या तात्पर्य है? ठीक, तो उपमत होना से तात्पर्य है कि मूक सहमति दे देना। ठीक, आगे देखते हैं। म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस से क्या तात्पर्य है? तो म्यूटेटिस म्यूटेंडिस से क्या तात्पर्य है? ये है यथावश्यक परिवर्तनों सहित। म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, यथावश्यक परिवर्तनों सहित। चलिए, इंटर एलिया से क्या तात्पर्य है? इंटर एलिया, तो इंटर एलिया से तात्पर्य है अन्य बातों के साथ साथ, अन्य बातों के साथ साथ इंटर एलिया। अधिस्थगन से क्या तात्पर्य है? अधिस्थगन यानी कि एक निश्चित अवधि के लिए ऋणी को भुगतान मुलतवी रखने का विधिक अधिकार। निश्चित अवधि के लिए ऋणी को भुगतान मुलतवी रखने का विधिक अधिकार क्या कहलाता है? अधिस्थगन कहलाता है। अगला देखिए, अपकरण से क्या तात्पर्य है? अपकरण, अपकरण का मतलब है विधिक कार्य का अनुचित पालन। तो विधिक कार्य का अनुचित पालन होगा वो अपकरण कहलाएगा। ठीक है, अगला इजूस डेम जेनेरिस, इजूस डेम जेनेरिस का क्या तात्पर्य है? तो ये इसका तात्पर्य है उसी प्रकार का। इजूस डेम जेनेरिस यानी कि उसी प्रकार का। न्यूडम पैक्टम, न्यूडम पैक्टम से क्या तात्पर्य है? तो ये है बिना प्रतिफल के। ठीक, चलिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। परसोना नॉन ग्राटा शब्दावली का क्या अर्थ है? तो परसोना नॉन ग्राटा, इस शब्दावली का क्या अर्थ है? इस शब्दावली का अर्थ है किसी देश को अस्वीकार योग्य एक व्यक्ति। परसोना नॉन ग्राटा, किसी देश को अस्वीकार योग्य एक व्यक्ति। अगला देखिए, पेंडेंटी लाइट से क्या तात्पर्य है? पेंडेंटी लाइट है वादकालीन। ठीक है, वादकालीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैक्टा संट सर्वांडा शब्दावली किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय विधि से। पैक्टा संट सर्वांडा। ठीक है, अभी कुछ प्रश्न है दोस्तों आपको, ये अगर आप इनको भी पढ़ के जाएंगे तो इनसे भी हो सकता है कि कोई प्रश्न आ जाए। ठीक है, पर इनक्यूरियम का अर्थ है, पर इनक्यूरियम का क्या अर्थ है? तो ये है अनवधानता के कारण, अनवधानता के कारण। ठीक है, पर इनक्यूरियम। चलिए आगे देखते हैं। विजिलेंटिबस एट नॉन डॉर्मी इंटिबस जूरा सब वेनियंट से क्या तात्पर्य है? काफ़ी अच्छा खासा भारी भरकम सा वर्ड है। इसका तात्पर्य है विधि जागरूकता की सहायता करनी है, ना कि सुषुप्त की। ठीक हो गया, तो विजिलेंटिबस एट नॉन डॉर्मी इंटिबस जूरा सब वेनियंट। ठीक, आगे देखते हैं। नोसिटर सोसिस से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है सहचर्येण या ज्ञायते, सहचर्येण ज्ञायते, नोसिटर सोसिस। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एड वेलोरम, एड वेलोरम से क्या तात्पर्य है? एड वेलोरम, तो एड वेलोरम होता है मूल्यानुसार। ठीक है, प्रो बोनो पब्लिको का क्या अर्थ है? तो प्रो बोनो पब्लिको का अर्थ है जनहित में। चलिए, प्राइमा फेसाई, प्राइमा फेसाई का क्या अर्थ है? तो ये है प्रथम दृष्टया। ठीक, आप इनकी इंग्लिश में अगर आप इसको देखेंगे स्टार्टिंग में तो आपको समझ में आ जाएगा। प्राइमा फेसाई, प्रो बोनो, प्रो बोनो मतलब पब्लिको का मतलब है कि जनहित में ना, और प्राइमा फेसाई मतलब पहले फेस में, तो आप प्रथम दृष्टया, तो ऐसे ऐसे करके भी आप इसको बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1780 की न्यायिक योजना का मूल लक्षण निम्नलिखित में से किसके मध्य पृथक्करण का था? ठीक है, तो 1780 की जो न्यायिक योजना का मूल लक्षण था वो किसके मध्य पृथक्करण से था दोस्तों? ये था
राजस्व तथा न्यायपालिका के कार्यों के मध्य में। ठीक है, तो राजस्व और न्यायपालिका के कार्यों के मध्य में प्रतिखंड से संबंधित थी 1780 की न्यायिक योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्किट कोर्ट प्रणाली का अंत किया? तो सर्किट कोर्ट प्रणाली का अंत किसके द्वारा किया गया था? ये लॉर्ड बेंटिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इम्पे पर न्यायिक हत्या करने का आरोप लगाया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो किस केस में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इम्पे पर, एलिजा इम्पे पर न्यायिक हत्या करने का आरोप लगा था? तो ये लगा था नंद कुमार केस में। ठीक है, अगला देखिए, ब्रिटिश नागरिकों को कंपनी के दीवानी क्षेत्राधिकार पर रखने वाला ब्लैक एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया? तो ब्लैक एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया? ये 1836 में पारित किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे प्रश्न देखने हैं, 100 प्रश्न और रह गए हैं। चलिए फटाफट इसको खत्म करते हुए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर जनरल ने प्रथम बार विधि के अनुसार शासन के सिद्धांत को लागू किया? तो ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रथम बार विधि के अनुसार शासन को सिद्धांत को लागू करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा न्यायिक काम के बोझ को अदालतों में कम करने तथा वादों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से कोर्ट फीस लगाई गई थी? तो कोर्ट फीस किसके द्वारा लगाई गई थी? जॉन शोर के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद में द्वितीय सदर दीवानी अदालत तथा सदर निजामत अदालत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई थी विलियम बेंटिंग्स के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सदर अदालतों में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों में से करने की प्रथा को पूर्ण रूप से बंद कर दिया? अच्छा प्रश्न है। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। ठीक है भाई, सदर अदालतों में पहले ना मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों में से करने की प्रथा होती होगी, लेकिन अब उसको पूर्ण रूप से बंद किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, चलिए, भारतीय विधि रिपोर्ट अधिनियम प्रथम बार पारित हुआ? तो भारतीय विधि रिपोर्ट अधिनियम कब हुआ प्रथम बार पारित? ये हुआ था 1875 में। ठीक है, तो इतने तो कुल प्रश्न आपके दोस्तों ये लीगल हिस्ट्री और लीगल ग्रॉसरी से बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनमें भी आप कुछ प्रश्नों को कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, मैं ये कहूँगा, मैं ये नहीं कह सकता कि आप सारे के सारे प्रश्न कर देंगे, लेकिन इतने प्रश्न दोस्तों ये लीगल हिस्ट्री और लीगल ग्रॉसरी से आएंगे। अब आगे के प्रश्न दोस्तों क्या है? उत्तराखंड जीके और सामान्य जीके पर आधारित ही रहेंगे। कुछ आपके साइंस के प्रश्न रहेंगे। देखिए, चले आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। आप देखिए, कत्यूरू की राजधानी पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में जो वर्णित नाम है भाई, कत्यूरू की राजधानी कहाँ पर थी? वो थी कार्तिकेयपुर में। ठीक है, तो कार्तिकेयपुर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में जो वर्णित नाम है। ठीक है, अगला देखिए, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? भाई, डेयरी प्रशिक्षण संस्थान ये लाल कुआं में अवस्थित है। चलिए आगे देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, सबसे पहले खटीमा, चीला, छिब्रो, ढालीपुर। ठीक है, तो भाई जो खटीमा है वो कहाँ पर है? शारदा। ठीक है, चीला गंगा, ठीक, छिब्रो टोंस और ढालीपुर यमुना। ठीक, तो मिला के देख लीजिए क्या बनेगा भाई? ये बनेगा भाई 3 4 1 2। ठीक है, 3 4 1 2, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई? सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 3 4 1 2। ठीक है, तो चीला परियोजना आपको पता है गंगा पर है, खटीमा शारदा और छिब्रो टोंस में और ढालीपुर यमुना में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए चले आते हैं। उत्तराखंड की स्थापना के पश्चात इसकी आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है। वो तो देखा जाए तो पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए, पूरे वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो जो तृतीय क्षेत्र का योगदान है, सेवा क्षेत्र का योगदान, वो लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं। उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया। भाई, उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया था जून 2006 में। कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? देहरादून में। ठीक है, चलिए, देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान कौन सा है? अच्छा प्रश्न है। तो उत्तराखंड में सबसे पहले क्या है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग, अंतरिक्ष उपयोगी केंद्र, वन अनुसंधान संस्थान या फिर भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान? तो भाई ये कौन सा किया गया? ये किया गया था भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, ठीक, तो जो सर्वेक्षण है, ठीक, सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक, तो सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना सबसे पहले देहरादून में की गई थी, मतलब सबसे पुराना ये आपका संस्थान है। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। मैंने शायद थोड़ा सा गलत बोल दिया। भारतीय प्रथम संस्थान, चलिए ये दोस्तों हैगा
वन अनुसंधान संस्थान FRI, ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग नहीं, भारतीय अनुसंधान संस्थान FRI, ठीक है, थोड़ा सा मैंने गलती कर दी, ठीक। तो FRI वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेप या भ्रंश रेखा लघु हिमालय को महान हिमालय से पृथक करती है? ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मुख्य केंद्रीय भ्रंश क्षेप, ठीक है। मुख्य केंद्रीय भ्रंश क्षेप ये क्या करती है, लघु हिमालय को महान हिमालय से क्या करती है, पृथक करती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक। निम्नलिखित उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो यानी कि कम से ज़्यादा की ओर को, ठीक है। तो साक्षरता सबसे कम कहाँ है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये पता हो कि भाई साक्षरता सबसे कम कहाँ पर है, तो आप आसानी से इसको बता सकते थे। देखिए हरिद्वार से आप कर सकते थे कि भाई हरिद्वार में कम साक्षरता है, तो हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल और बागेश्वर, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं आपको बताना है? तो देखिए दूधातोली गढ़वाल जनपद, भागीरथी नदी, टिहरी बांध, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल जनपद और रूपकुंड बागेश्वर। अब जो रूपकुंड है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि रूपकुंड दोस्तों कहाँ पर है, चमोली में अवस्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो बताइए इसमें से सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो सर्वोच्च शिखर दोस्तों इसमें नंदा घुंगटी, पंचाचूली, नंदाकोट, तो हरदेवल इसमें से सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। सर्वोच्च शिखर कौन सी हो जाएगी, हरदेवल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत कहाँ पर दर्ज है? तो सबसे ज्यादा ST का परसेंटेज कहाँ पर है, वो है उधम सिंह नगर में, ठीक है। उधम सिंह नगर में ही सबसे ज़्यादा परसेंटेज भी है, और सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो भी उधम सिंह नगर में ही रहते हैं। थारू पाए जाते हैं ना बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक। तो थारू हो गए, बोक्सा हो गए, वो सब यहीं पर रहते हैं, तो उनका परसेंटेज सबसे ज़्यादा यहीं पर ही है, ठीक है। उत्तराखंड में राज्यसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो उत्तराखंड में राज्यसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों? इसमें 3 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। अभी हाल में कुछ समय पहले नरेश बंसल को भी बनाया गया, ठीक है। तो 3 कौन कौन है, उनके भी नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कौन कौन है? प्रदीप टम्टा, नरेश बंसल और अनिल बलूनी, ठीक है। अनिल बलूनी तो कुछ समय पहले, ठीक। अगला देखिए, उत्तराखंड में विधानसभा में सदस्य कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो उत्तराखंड विधानसभा में राज्य कितने सदस्य दोस्तों मनोनीत किए जाते हैं? 1 किया जाता है, एंग्लो इंडियन समुदाय का ना, तो कितने किए जाते हैं? 1 किया जाता है, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए, हरिदत्त भट्ट शैलेश लेखक, कालू मेहरा स्वतंत्रता सेनानी, केएस वालिया पर्वतारोही, एकता बिष्ट क्रिकेट खिलाड़ी। इसका राइट आंसर है 120 का क्या हो जाएगा, सी, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। केएस वालिया पर्वतारोही नहीं है। उत्तराखंड पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का कितना प्रतिशत है? 50% का यहाँ आरक्षण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कुलिंद नरेशों से संबंधित है? विग्रहराज, पृथ्वीराज, भाई घनभूति, अमोघभूति, तो आप जानते ही हैं अमोघभूति इनका सबसे प्रतापी राजा माना जाता है, ठीक है। तो ये कुलिंद नरेशों से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ पर अवस्थित है? तो ये तो आपको पता ही दोस्तों, अशोक का शिलालेख कालसी में अवस्थित है। अब ये प्रश्न तो कितने बार आता है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? CBRI सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में है, उच्च न्यायालय नैनीताल में है, फूलों की घाटी चमोली में है, लेकिन भैरव घाटी पिथौरागढ़ में अवस्थित नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आपको सुमेलित करना है, कौन सुमेलित है, ठीक है। सोमेश्वर मंदिर ताम्रपत्र पवार राजवंश से है, हाटगांवा ताम्रपत्र चंद्रवंश, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र गोरखा वंश, या फिर तालेश्वर ताम्रपत्र पर्वताकार ब्रह्मपुर राज्य। तो अभी ये प्रश्न आया भी था हाल में लोअर पीसीएस में। तो तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किससे दोस्तों? ब्रह्मपुर राज्य से, पौरवों से संबंधित है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा तो तालेश्वर ताम्रपत्र पर्वताकार ब्रह्मपुर राज्य से, ठीक है। उस चंद्र राजा का नाम बताइए जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक नगर की राजधानी बनाई, ठीक है। आलमनगर किसका नाम है पुराना? अल्मोड़ा का। तो अल्मोड़ा किसने बसाया? तो ये बालो कल्याण चंद्र, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न बच जाता है, ठीक है। चलिए आगे बताइए, श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी? तो श्रीनगर किसने बनाई थी दोस्तों अपनी राजधानी? ये अजयपाल के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्ध करते रहे थे, या युद्ध
युद्धरत रहते थे। तो उस नदी का नाम बताना है जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत रहते थे, तो वो है पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, निम्न में से कौन उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? किरात, खस, जाड़, संथाल। तो संथाल संबंधित नहीं है, बाकी सब उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1979 में मसूरी में डीडी पंत के द्वारा की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ठीक है, तो मतीपुर, मंडावर, लाखा मंडल, जौनसार, हरिपुर, खला मंडल। तो देखिए लाखा मंडल, हरिपुर, खला मंडल, ठीक, ये सभी संस्थान है अवस्थित, लेकिन मतीपुर, मंडावर नहीं है। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं की विधायन शक्ति पर नियंत्रण लगाता है? अच्छा प्रश्न है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, अनुच्छेद 245। ठीक है, चलिए, एक राष्ट्रपति एक विधेयक को अनुच्छेद 111 के अंतर्गत पुनर्विचार हेतु वापस करते हैं, तब वे निम्नलिखित में से किस निषेधाधिकार का प्रयोग करते हैं? तो ये निलंबित निषेधाधिकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है, पहला ही वाला गलत हो गया। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सही। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है, क्योंकि राज्यपाल अपना जो पद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक धारण करता है। ठीक है, तो भाई इसका मतलब है कि पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है? ठीक है, तो संसद की दोनों कार्रवाई में भाग लेने वाला कौन होता है? वो होता है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन ये वोट नहीं कर सकता। ठीक, दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन ये वोट नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य है? ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष का जो इनमें से कौन सा एक कार्य है, तो वो है दोस्तों कि लोकसभा का स्थगन करना। ठीक है, लोकसभा का स्थगन करना, ये इसका कार्य है। लोकसभा का विघटन नहीं कर सकता, लोकसभा का सत्रावसान नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? तो 249 किसके अधिकारों से संबंधित है दोस्तों? ये राज्यसभा के अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देशों में न्यायिक समीक्षा व्यवस्था प्रणाली है? न्यायिक समीक्षा की प्रणाली किस में है दोस्तों? ये है भारत और यूएसए में। ठीक है, न्यायिक समीक्षा, और वैसे भी इन्होंने जो न्यायिक समीक्षा वाला पार्ट है वो यूएसए से लिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका भारत और यूएसए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार का अंग नहीं है? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सभी अंग है, निर्वाचन आयोग नहीं है। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग नहीं होगा, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन ने नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? तो अभी आपने देखा था लोअर पीसेस में आया था प्रश्न, 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां किससे संबंधित है? ये पंचायत राज से। ठीक है, पंचायत में यानी कि ग्रामीण को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? ठीक है, तो भारतीय संविधान करता है सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायालयों की न्यायाधीशों की तदर्थ नियुक्ति की व्यवस्था करता है भारतीय संविधान। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नामांकन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से सम्मिलित नहीं है? संघ सूची का विषय नहीं है। देखिए, रक्षा हो, विदेशी मामले हो और अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य हो, ये सभी संघ सूची के हैं, लेकिन कानून एवं व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, ये राज्य का विषय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है थोड़ा सा गलत पूछा गया था। जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में। ठीक है, ये प्रश्न होना चाहिए था लोकसभा में।
तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो वो करते हैं 2 को, ठीक है। बाकी राज्य की विधानसभाओं में, वो तो राज्य की विधानसभाओं में जैसे हमारे उत्तराखंड में एक एंग्लो इंडियन भारतीय समुदाय के समूह को के सदस्य को मनोनीत किया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। और वैसे देखा जाए तो अगर बात करी जाए तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में, ठीक है। अब वो एंग्लो इंडियन नहीं होते, वो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आयोग के द्वारा ये प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था और फिर बोनस मार्क्स प्रदान किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, तो भारत की संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? ये लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का दायित्व कौन संभालता है? तो वो संभालता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, CJI ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और बहुत आगे अच्छे प्रश्न हैं, ठीक। शुरुआत में प्रश्न आपको टफ लगेंगे, लेकिन अब आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए, लोकसभा की मीटिंग चलाने के लिए गणपूर्ति कोरम कितना होना चाहिए भाई? कितने सदस्य उपस्थित रहने चाहिए? तो ये लोकसभा के कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य उपस्थित रहने चाहिए लोकसभा की मीटिंग को चलाए रखने के लिए, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के लिए संपूर्ण देश में समान नागरिक संहिता, बहुत अच्छा प्रश्न है, समान नागरिक संहिता, ये किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया दोस्तों? ये अनुच्छेद 44 में किया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार रखता है? तो वो है भारत की संसद, ठीक है। ये भारत के राज्यों की सीमा में परिवर्तन का अधिकार रखता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार लिया गया? तो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, न्यायिक समीक्षा, तो न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, का अधिकार किससे लिया गया है? USA से लिया गया है, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों? हमारी भाषाओं से संबंधित, और आधिकारिक भाषाओं से ये संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में LAN का क्या तात्पर्य है? LAN, ठीक है। तो ये क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट में प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर के पास क्या होता है दोस्तों? एक यूनिक IP एड्रेस होता है, ठीक है। हर कंप्यूटर का, प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर के पास हमेशा क्या होता है? अपना एक यूनिक IP एड्रेस होता है, इसी से हम उसको कैच कर पाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है? ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखिए, ओपन ऑफिस है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एडोब हो, ये सभी सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन ये रेड हैट लाइन एक्स ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, प्रश्न कंप्यूटर से भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में DNS का क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो DNS क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। DNS क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अस्थायी भाग में टेक्स्ट एवं अन्य डाटा को भंडारित कर बाद में किसी अन्य स्थान पर चिपकाते हैं? तो ये कौन सा होता है दोस्तों? ये होता है क्लिपबोर्ड, ठीक है। क्लिपबोर्ड में आप क्या करते हैं? टेक्स्ट व अन्य डेटा को भंडारित करके बाद में अन्य स्थान पर आप क्या कर लेते हैं? उसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना क्या कहलाता है? वो कहलाता है बूटिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक उच्च गति की स्मृति युक्त CPU में प्रक्रिया के दौरान अस्थायी भंडारण हेतु प्रयुक्त होती है, कहलाती है, इसको क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोला जाता है, ठीक है। आप चाहें तो हमारी कंप्यूटर वाली वीडियोस भी देख सकती हैं, मैंने आपको एक साथ कंप्यूटर पर आधारित बहुत सारे प्रश्न, 200-250 प्रश्न मैंने आपको प्रोवाइड करवाए, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा URL का क्या तात्पर्य है? ठीक है, URL का क्या तात्पर्य है दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अंतिम क्रिया को परिवर्तित करने हेतु शॉर्ट कुंजी क्या है? मतलब कि अगर आप कोई चीज़ गलत कर देते हैं तो वापस अगर आप करना चाहते हैं, उसको करेक्ट करना चाहते हो, तो Ctrl+Z, ठीक है। तो Ctrl+Z। आगे देखते हैं, MS ऑफिस 2007 में MS वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? docs.docx, ठीक है। चलिए, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट को ईमेल की सुविधा प्रदान करता है? तो कौन सा होस्ट है दोस्तों? वो है SMTP,
ठीक है। SMTP विभिन्न होस्ट को ईमेल की सुविधा प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज देखने की आज्ञा देता है तो वो कौन है दोस्तों? वो है वेब ब्राउज़र, ठीक है। भाई आप वेब पेज देखने के लिए आप वेब ब्राउज़र का तो यूज़ करते हो ना, UC ब्राउज़र यूज़ करते होंगे या गूगल क्रोम करते होंगे, ठीक है। तो वो आपको क्या करता है? वेब पेज देखने की परमिशन देता है, ठीक। चलिए, SQL से क्या तात्पर्य है? SQL, ठीक। तो SQL क्या है दोस्तों? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोला जाता है? ऑफ कोर्स CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नाभिकीय विखंडन के लिए, ठीक है, न्यूक्लियर फीजन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो क्या है वो दोस्तों? न्यूट्रॉन है, ठीक है। यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, तभी जाके क्या होता है? एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिक्स में टूट जाता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन। और बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रकाश वर्ष किसके समतुल्य है? तो दोस्तों वो क्या होता है? 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा कुल चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष बोला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न प्रकाश वर्षों की तरंग दैर्ध्य का सही क्रम क्या होगा? ठीक है, तो इसका तरंग दैर्ध्य का सही क्रम क्या है दोस्तों? पीला, हरा और नीला, ठीक है। पीला, हरा और नीला। आप इसको कैसे समझ सकते हैं? ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, विबग्योर, GYOR, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा? येलो, ठीक है, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, ठीक है। तो इसकी सबसे ज़्यादा है, फिर इसकी कम, फिर इसकी और कम, ठीक। तो येलो, ब्लू, सॉरी येलो, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवक मूल एक सहजीवी संबंध है, ठीक। तो कवक मूल एक सहजीवी संबंध है किसके बीच में? फफूंद व उच्च पौधों की जड़ों में, ठीक है। मलेरिया का वाहक कौन है? तो ये है दोस्तों एनोफिलिस गैम्बियाई मादा मच्छर, ठीक। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है। सिनेमोन वृक्ष का कौन सा भाग मसाले तथा औषधि के रूप में प्रयोग होता है? तो ये होता है छाल, ठीक है। सिनेमोन वृक्ष का छाल भाग मसाले तथा औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। थायमीन की कमी से कौन सा परिणाम हो सकते हैं? थायमीन यानी विटामिन बी। तो विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी, ठीक है। आगे देखते हैं, मानव शरीर की आकृति में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है दोस्तों वो कौन सी होती है? यकृत, ठीक है। यकृत सॉरी, जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होती है, ठीक है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये है शिमला में अवस्थित, ठीक है। इसके बाद देखिए, कंडरा तथा स्नायु क्या है? कंडरा तथा स्नायु क्या है दोस्तों? ये हैं संयोजी ऊतक, ठीक है। निम्न में से किस रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं होते हैं? प्रतिरक्षी नहीं होते हैं, ठीक है। तो किस में नहीं होते हैं? AB में नहीं होते हैं, ठीक। उत्साह के क्षणों में कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है? तो कौन सा है दोस्तों? एड्रेलिन, एड्रीनेलिन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एड्रीनेलिन, ठीक है। आगे देखते हैं, परिशोधित स्पिरिट के परिशुद्ध अल्कोहल किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? ठीक है, तो परिशोधित स्पिरिट से परिशुद्ध अल्कोहल किस विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो वो है स्थिर क्वानी आसवन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। गैमेक्सिन नामक कीटनाशक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। साधारण शर्करा का प्राकृतिक विकल्प कौन सा है? तो साधारण शर्करा का प्राकृतिक विकल्प है स्टीविया पत्र, ठीक है। स्टीविया पत्र इसका राइट आंसर है, ठीक है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो 46% नाइट्रोजन पाई जाती है यूरिया में। अब ये प्रश्न भी 0% तापक्रम की 100 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री के 100 ग्राम जल के साथ मिलाया जाता है, एक मिश्रण को अंतिम ताप का मान क्या होगा? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है और मैं इसका आंसर पहले भी आपको बता चुका हूं, तो इसका राइट आंसर है 0 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में निचली पहाड़ी से ऊपर की ओर पर्वतारोहण में संभवतः निम्न वृक्ष क्रम दिखाई देगा।
तो कौन सा क्रम दिखाई देगा दोस्तों? जब हम नीचे से ऊपर की ओर को बढ़ेंगे तो सबसे पहले साल, फिर चीड़ पाइन, देवदार और सबसे ऊंचाई पे भोजपत्र। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, साल, चीड़ पाइन, देवदार और भोजपत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे और जंतुओं की द्विनाम पद्धति का जनक किसको माना जाता है? ठीक है, तो ये है कॉल लीनियस। पौधे और जंतुओं की जो द्विनाम पद्धति है उसका जनक कॉल लीनियस को माना जाता है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी प्रमुख हार्मोन कौन सा है? तो पौधों की लंबाई के लिए जो प्रमुख हार्मोन कौन सा है दोस्तों? इसका अभी आयोग के द्वारा इसका आंसर डिलीट मार दिया गया था। तो आप मुझे बताएंगे कि पौधों की लंबाई के लिए जो उत्तरदायी प्रमुख हार्मोन है वो कौन सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से दो मापांक समान होते हैं? ठीक है, कौन से दो ताप मापांक समान होते हैं? तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट अलग है, फ़ारेनहाइट और केल्विन भी अलग होता है, केल्विन तथा सेल्सियस भी अलग है। तो इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, इनमें से कोई भी जो ताप मापांक है वो समान नहीं है। ठीक है भाई, सेल्सियस में हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन करते हैं, ये मापांक अलग है। ऐसे ही फ़ारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्जन अलग होता है। ठीक है, केल्विन से सेल्सियस में, तो ये कोई भी समान नहीं है। ठीक, अगला देखिए, मनुष्य में किस गुणसूत्र की अधिकता के कारण डाउन सिंड्रोम पाया जाता है? ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम पाया जाता है गुणसूत्र संख्या 21। ठीक है, इसकी अधिकता के कारण डाउन सिंड्रोम पाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, आकाश नीला दिखाई देता है। अब ये प्रश्न भी लोअर पीसेस में आया था। तो देखिए, वातावरण में वायु के कणों के द्वारा सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन के द्वारा ये आकाश नीला हमें दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जे टॉमसन के द्वारा की गई थी। ठीक है, प्रश्न रिपीट हो चुका है ऑलरेडी। अर्थ एवं संख्या अधिकारी पर में भी आया था प्रश्न ये। असंवहनी पौधों में निम्न नहीं पाई जाती। असंवहनी जो पौधे होते हैं उनमें क्या नहीं पाया जाता है निम्न में से? तो जाइलम वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं, विभक्तियोजक कोशिकाएं, पेरिनकाइमा कोशिकाएं, बाह्यभित्ति सब पाई जाती हैं, ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, निम्न रोग के परीक्षण एलिसा जांच द्वारा संभव है। ELISA जांच द्वारा कौन सा रोग का परीक्षण संभव है? तो एड्स का परीक्षण ELISA जांच द्वारा संभव है। ठीक है, अगला देखिए, अवायवीय श्वसन द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से ATP के कितने अणु बनते हैं? तो कितने अणु बनते हैं दोस्तों? बनते हैं 2। ठीक है, तो अवायवीय श्वसन द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से ATP के 2 अणु बनते हैं। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत बार ये पूछा जाता है। तो विटामिन B12 का जो वैज्ञानिक नाम है वो है साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, तो साइनोकोबाल्मिन किसका नाम है? ये है विटामिन B12 का रासायनिक नाम। ठीक है, रासायनिक नाम सारे विटामिन के पढ़ के जाना, जरूर आता है उसमें से एक प्रश्न। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बैटरी, लेड ग्लास तथा जंग रोधक प्राइमर पेंट के निर्माण में लाल वर्णक के रूप में होता है? तो किसका उपयोग होता है? बैटरी, लेड ग्लास तथा जंग रोधक प्राइमर पेंट के निर्माण में लाल वर्णक के रूप में प्रयोग होता है आपका Pb3O4। ठीक है, तो Pb3O4 का निर्माण होता है। जल शोधक में किसका प्रयोग होता है? ठीक है, जल शोधक में किसका प्रयोग होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, पराबैंगनी किरणों का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। जनवरी 2019 में प्रिंट मीडिया में खोजी पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड किसको दिया गया? रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पत्रकारों को। तो उस समय पर S विजय कुमार को दिया गया था। और देखिए, अलग अलग इसके क्षेत्र है, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि प्रिंट मीडिया में खोजी पत्रकारिता के लिए तो S विजय कुमार को है। और वैसे देखा जाए तो इस समय पर भी काफ़ी लोगों को ये अवार्ड मिला है, जैसे कि ज्ञान प्रकाश को मिला है प्रिंट के लिए। ठीक है, इसके अलावा अन्वेषा बनर्जी को भी मिला है। ठीक है, तो अलग अलग लोगों को दोस्तों मिला है, इसमें दीप्ति वाजपेयी को भी मिला है। ठीक है, तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग क्षेत्र है, इन्होंने प्रिंट मीडिया के लिए बोला है, तो अलग लोगों को अलग अलग क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, वर्ष 2019 में प्रारंभ में सबसे पहले कौन सा देश
पाबुक नामक तूफान से बुरी तरह से प्रभावित हुआ था? ठीक है, तो ये प्रश्न भी दोस्तों ये उस समय का है जो उस समय पर मतलब पाबुक नाम का जो तूफान है वो आया होगा। तो कौन सा देश है जो कि इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? ठीक है, तो ये था थाईलैंड। ठीक है, तो वर्ष 2019 के प्रारंभ में कौन सा देश पाबुक नामक के तूफान से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? तो वो है थाईलैंड। ठीक है, आगे देखते हैं 3 से 7 जनवरी 2019 में जो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में चौथे क्रिकेट टेस्ट के दौरान किस बीमारी की जागरूकता हेतु धनराशि इकट्ठा की गई? तो ये दोस्तों की गई थी छाती ब्रेस्ट का कैंसर। ठीक है, जो ग्लेन मैकग्राथ हैं जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर हैं उनकी वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर था और इसके कारण उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके द्वारा ही ये जो चैरिटी की जाती है तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए ही मतलब इस जागरूकता हेतु धनराशि इकट्ठी की गई थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। जनवरी 2019 में हुए 36वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में चलचित्र ड्रामा में सर्वोत्कृष्ट अभिनय के लिए किसको अवार्ड दिया गया? ठीक है, तो किसको ये अवार्ड दिया गया? ठीक है, तो किसको अवार्ड दिया गया है दोस्तों? ये दिया गया था ग्लेन क्लोज को। ठीक है, ग्लेन क्लोज को अवार्ड दिया गया था। ठीक है, अगर हम दोस्तों अभी की बात करें, क्योंकि अभी तो हुआ था अभी हाल में ही मतलब 77वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिए गए। ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो अभी जनवरी 2022 में 78 वाला हो जाएगा। ठीक है, तो वो किसको किसको दिया गया है तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम बात करें एक्ट्रेस की, मतलब जो यही वाला अवार्ड दिया जाए तो चलचित्र में सर्वोच्च अभिनय के लिए, तो ये दिया गया है चैडविक बोसमैन को। ठीक है, चैडविक बोसमैन। ठीक है, चैडविक बोसमैन। अब चैडविक बोसमैन कौन है दोस्तों? आपने ब्लैक पैंथर देखी, तो ब्लैक पैंथर के जो हीरो थे वही हैं चैडविक बोसमैन। अभी इनकी डेथ भी हो चुकी है। ठीक है, तो इनको दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा एंड्रा डे हैं, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। ठीक है, और फिल्मों की बात करें तो नोमैडलैंड, ये नोमैडलैंड के मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये नोमैडलैंड उसको क्या मिला था? यही आपका गोल्डन ग्लोबल अवार्ड मिला है। ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न दोस्तों आ सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड नोमैडलैंड को। ठीक, तो दोस्तों ये थे 200 प्रश्न। आई होप कि ये पेपर आपको समझ में आ गया होगा, क्या आपको पढ़ना है, आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ज़्यादातर आपने देखा कि साइंस के बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं और लीगल ग्लॉसरी और लीगल हिस्ट्री के प्रश्न आए हैं, लेकिन आप उनको छोड़ सकते हैं। मैं आपको दोस्तों बताऊं, इसमें टोटल मिला के 60 से ऊपर पोस्ट थी, अराउंड 67 शायद पोस्ट थी। ठीक है, अभी भले ही 17 पोस्ट हैं, लेकिन उस समय पे 67 पोस्ट थी और इसकी जो कट ऑफ थी दोस्तों वो अराउंड गई थी 109। ठीक है, 0.25, 109.5, 109.5 गई थी। ठीक है, 109.5 गई थी और ये थी आउट ऑफ 200। ठीक है, और गर्ल्स की तो और भी कम गई थी, गर्ल्स की मुझे एकदम याद नहीं है, शायद 96.5 गई थी या अराउंड ऐसी गई थी। ठीक है, इससे भी कम, मतलब कि 200 का अगर देखा जाए तो ये 60% भी नहीं और ये 50% से भी कम है। ठीक है, और जो ये तो है मैं बता रहा हूँ ARO की, इसके अलावा जो लाइब्रेरियन और जो टाइपिस्ट थी उसकी तो और भी कम गई थी। ठीक, तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि अगर आप 200 नंबर का पेपर है तो आप अगर 60% किसी भी तरीके से ले आएँ इस पेपर में तो बहुत होगा। मतलब कि 200 का अगर आप 60% निकालेंगे तो 120 मार्क्स बहुत हैं आपके लिए। ठीक है, अगर आप 120 मार्क्स ला सकते हैं, नहीं तो मेरे हिसाब से तो भाई आप 110 111 मार्क्स अगर स्कोर कर दें यहाँ पर तो बहुत रहेगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज की वीडियो। अब वैसे देखा जाए तो भाई पोस्ट कम है तो मान के चलो कि 115, ठीक है, 115 116 तक मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। वैसे भी जैसे मैंने आपको बताया है 150 का जब पेपर होता है तो उसमें से 90 मार्क्स इनफ होते हैं, यानी कि 60%। ठीक है, तो ऐसा ही आयोग का हमेशा से पैटर्न रहता है और इसमें तो और भी कम गई है। ठीक है, वो कारण क्या है कि लीगल जो ग्लॉसरी और लीगल हिस्ट्री आई उसके कारण से बहुत कम चली गई। ठीक, तो ऐसे ही आप इसको भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, इग्नोर कर सकते हैं। आप चाहें तो ना पढ़े, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे ये जो चीज़ें आ रखी हैं इनको पढ़ लेना, जो बार बार कहीं रिपीट हुए हैं उनको देख लेना, तो इससे आपका आसानी से पेपर ये क्लियर हो सकता है।
तो दोस्तों ये था आज का पेपर। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, पीसीएस परीक्षा के लिए भी उपयोगी रहेगा। और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।